हेलो फ्रेंड्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन सीरीज ऑन DSCIL प्रीवियस ईयर पार्ट 1। तो लेट्स बिगिन द सेशन। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है समझिए ध्यान से। ये बोलता है an activated carbon is a specially treated carbon which has the property of absorbing कहां से? सरफेस से, बल्क से नहीं। and attracting impurities. Which of the following each or are not among the advantage of activated carbon? First, it minimizes the chlorine demand of treated water. Second, it accelerates the coagulation. Third, its overdose is harmful. चलिए सबसे पहले हम समझते हैं एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है। एक्टिवेटेड कार्बन होता क्या है? एक्चुअली आपका जो कार्बोनेसियस मटेरियल्स को अगर हम कार्बोनेसियस मटेरियल्स को पास कराएंगे एयर के साथ या स्टीम के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्लोरीन के साथ या फ्लू गैस के साथ, ठीक है ना, क्या करेंगे हम लोग? हाई टेम्परेचर पे क्या पास कराएंगे? हाई टेम्परेचर से। तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है आपका एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है ना। कार्बोनेसियस मटेरियल का सोर्सेज क्या क्या होगा हमारा? कोक होगा हमारा। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? आपका चारकोल हो जाएगा आपका। सेकेंड क्या हो जाएगा? आपका चारकोल हो जाएगा आपका। पेपर हो जाएगा आपका, या हम क्या बोलेंगे, तो हमारा पेपर हो गया, चार हो गया हमारा, और कोल डस्ट हो गया हमारा या सॉ डस्ट। ये सब क्या हमारा सोर्सेज है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स वी ऑल्सो यूज फॉस्फोरिक एसिड साथ में, ताकि उसका जो एक्टिवेशन एक्सटेंट है वो इंक्रीज हो सके। फॉस्फोरिक एसिड H2PO3 और ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, एक्चुअली आपका एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है हमारा वो कैसा होता है? एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है हमारा, ये आपका पोरस होता है। क्या होता है? पोरस होता है। और इसको हम लोग यूज करते हैं एज डी क्लोरिनेटिंग एजेंट्स। क्या यूज करते हैं इसको हम लोग? इसको यूज करते हैं एज डी क्लोरिनेटिंग एजेंट्स। क्लियर है ना? एज क्या यूज करते हैं हम लोग? इसको यूज करते हैं एज डी क्लोरिनेटिंग एजेंट्स। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अब हम लोग आते हैं क्या, अब देखिएगा अब हम लोग कुछ और इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। क्लियर है ना? चलिए सबसे पहले आपका जो एक्टिवेटेड कार्बन है हमारा, इसको हम लोग क्लोरिनेटिंग एजेंट्स में भी यूज करते हैं, और कोगुलेशंस के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। कोगुलेशंस के पहले होगा, ज़्यादा इफेक्टिव है जब उसको फिल्ट्रेशंस के पहले कर रहे हैं हम लोग, और तभी उसको बोलते हैं स्प्लिट ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं? स्प्लिट ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्लियर है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। और जनरली जो हम मिक्सिंग करते हैं एक्टिवेटेड कार्बन, वो हम मिक्स करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, पार्ट ऑफ द अमाउंट करते हैं, फीड करते हैं हम लोग कोगुलेशन मिक्सिंग बेसिस में, ठीक है ना। और उसके बाद हम जो बैलेंस अमाउंट फीड करते हैं वो फिल्ट्रेशंस के बाद करते हैं, क्लियर है ना। तो आपका हम बोलेंगे एक तरह से कि आपका एक तरह से ये क्या है, कलर रिमूविंग प्रॉपर्टीज होता है इसका। क्या होता है हमारा? कलर रिमूविंग प्रॉपर्टीज होता है हमारा। क्लियर है ना? इट इज ऑल्सो अफेक्टिव, ठीक है ना। अब ये क्या होता है हमारा इसका ऑल्सो अफेक्टिंग इन, एक तरह से हम बोलेंगे रिमूविंग ऑफ, ऑल्सो अफेक्टिव इन रिमूविंग ऑफ, हम क्या बोलेंगे? रिमूविंग और रिटार्डिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ स्लज इन सेटलिंग बेसिन।
अगर स्लज को के डिकम्पोजिशंस को रिटार्ड करना है या प्रिवेंट करना है तो वहाँ भी आप एक्टिवेटेड कार्बन यूज कर सकते हैं, तो अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर ले। चलिए, तो इसको पहले हम इसको थोड़ा पहले समझिए और पहले इसका बेस और इसका इंट्रोडक्शन समझिए, फिर मैं यूजेज पे आता। तो आप चारकोल जो हमारा होता है जैसी एक्टिवेटेड कार्बन में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, चारकोल जो है हमारा वो क्या होगा, हमारा एक्टिवेटेड कार्बन में क्या होगा, हमारा कन्वर्ट होगा। चारकोल हमारा जैसे ही आपका एक्टिवेटेड कार्बन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, तो उसका पावर टू एडजॉर्ब गैस और ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो as charcoal gets converted to activated carbon, its power to absorb gases and organic matters, है ना, इंक्रीजेज। क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब आपका जो ऑर्गेनिक मैटर्स है हमारा, तो आपका चारकोल से जैसे ही हम इसको रिएक्शंस किया कार्बोनेसियस को स्टीम में हाई टेम्परेचर से, तो एक्टिवेटेड कार्बोनेसियस मटेरियल्स बना। और जो ये हमारा एक्टिवेटेड कार्बोनेसियस मटेरियल्स मुझे मिल रहा है, जो क्या मुझे मिल रहा है, एक्टिवेटेड कार्बोनेसियस मटेरियल्स जो मुझे मिल रहा है, ये एक्टिवेटेड कार्बोनेसियस मटेरियल्स क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन्स को रिमूव करता है। क्या करता है हमारा, अब आपका एक क्वेश्चन उठता है आपका, आप एक्टिवेटेड कार्बन क्यों आप एक्टिवेटेड कार्बन ट्रीटमेंट करते हैं, क्यों करते हैं, तो आपका एक्टिवेटेड कार्बन एकदम हैंग करने लगा था, कट करने। चलिए, अब आपका क्या है कि हम एक्टिवेटेड कार्बन ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। तो पता है कि एक्टिवेटेड जो आपका एक्टिवेटेड कार्बन कार्बोनेसियस मटेरियल होता है हमारा, एक्टिवेटेड कार्बोनेसियस मटेरियल जो होता है हमारा, ये क्या करता है, हमारा एक्टिवेटेड कार्बोनेसियस मटेरियल क्या करता है, हाइड्रोकार्बन्स को रिमूव करता है, रिमूव हाइड्रोकार्बन्स। और वो हाइड्रोकार्बन्स अगर रिमूव नहीं होगा, वो अगर हाइड्रोकार्बन्स रिमूव नहीं होगा तो वो क्या करेगा, हमारा ट्रीटमेंट्स में हडल करेगा, क्योंकि वो इंटरफेयर क्रिएट करेगा हमारा विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। रिमूव हाइड्रोकार्बन्स, and if these hydrocarbons are not removed, if these hydrocarbons are not removed, if these hydrocarbons are not removed, अगर इस हाइड्रोकार्बन्स को आप रिमूव नहीं करेगा तो ये क्या करता है हमारा, it will interfere, it will interfere with the adsorption of, it will interfere in the treatment, the in the treatment or purification of water, treatment or purification of water with the adsorption of organic, with the adsorption of organic matter, with the adsorption of organic matter, with the adsorption of organic matter। अब ध्यान रखिएगा, जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है हमारा, ये दो फॉर्म में होता है। एक्टिवेटेड कार्बन हमारा दो फॉर्म में होता है। पहला क्या होता है हमारा, ग्रैनुलर फॉर्म। फर्स्ट क्या होता है हमारा, ग्रैनुलर फॉर्म होता है हमारा। और सेकेंड क्या होता है हमारा, पाउडर्ड फॉर्म होता है हमारा। सेकेंड क्या होता है हमारा, पाउडर्ड फॉर्म होता है हमारा। और ध्यान रखिएगा, एक्टिवेटेड कार्बन का जो ट्रेड नेम है हमारा, वो डार्को है हमारा, ठीक है ना, क्या हमारा, डार्को है हमारा, ठीक है ना, डार्को है। सेकेंड क्या है हमारा, चार है हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, NuCl, नुचार है हमारा। तो आपका ये तीन नेम एक्टिवेटेड कार्बन का। अब एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है हमारा, उसमें एक प्रॉपर्टी बहुत मस्ट है हमारा,
वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि वो इजिली वेटेबिलिटी होता है हमारा, प्रोलोंग सस्पेंशन प्रॉपर्टीज होता है हमारा, और वो क्या होता है, इसको हम लिख ही देते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन activated carbon must possess the properties of easily wettability, must possess the properties of easy wettability, easy wettability, साथ साथ प्रोलोंग्ड सस्पेंशन का, प्रोलोंग्ड सस्पेंशन, प्रोलोंग्ड सस्पेंशन, ठीक है ना, और एंड अफेक्टिव ऑर्डर एडजॉर्प्शन कैपेसिटी होता है, अफेक्टिव ऑर्डर एडजॉर्प्शन कैपेसिटी। अब ध्यान रखिएगा इस बात का कि इसका एक और खासियत कि आपका जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो रिमूव करता है हमारा ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट्स, रिमूव करता है कहां से, वाटर से। और कैसे करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्टिवेटेड कार्बन removes the organic contaminants, removes the organic contaminants, from water, by the process of adsorption, by the process of adsorption। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो स्पेसिफिक सरफेस होता है वो हाई होना चाहिए। ये एडजॉर्ब हो रहा है तो सरफेस पे एडजॉर्ब होगा, तो हाइयर सरफेस एरिया रिक्वायर्ड। और ग्रैनुलर का हमारा, ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन का हमारा 500 टू 1400 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है हमारा, है ना, ग्रैनुलर का, ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन का। चलिए अब हम लोग क्या समझते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका एक्टिवेटेड कार्बन जो था हमारा, ये एक्टिवेटेड कार्बन आपका, इससे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एफसीआईएल में नेक्स्ट टाइम, वो इसी कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड में से आएगा। तो अगर आप इसको अच्छे से नोट करते हैं या इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ते हैं तो एक्टिवेटेड कार्बन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि इसको आप एक्टिवेटेड कार्बन को आप कोगुलेशंस के ड्यूरिंग भी यूज कर सकते हैं और आफ्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर यूज करेंगे तो इंश्योर दैट कि आपका क्या करना होगा, आप यूज करेंगे बिफोर द फिल्ट्रेशन, बिफोर द फिल्ट्रेशन तो ज्यादा इफेक्टिव हो, बिफोर द फिल्ट्रेशन तो क्या होगा, मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा कि आपका इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं, स्प्लिट ट्रीटमेंट, जिसमें कुछ प्रोपोर्शनेट जो हमारा अमाउंट रहता है हमारा मिक्सिंग बेसिन में फीड करते हैं, और जो बैलेंस अमाउंट होता है हमारा वो फिल्ट्रेशन के बाद फिक्स करते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो हम लोग बोलते हैं स्प्लिट ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा कि आपका एक तरह से एक्टिवेटेड कार्बन हम लोग कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू रॉ वाटर, कैन ऑल्सो बी, कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू रॉ वाटर, तो हम लोग रॉ वाटर को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। रॉ वाटर अहेड ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से पहले, दैट इज बिफोर ट्रीटमेंट। नहीं करो उसको भी, ठीक है ना। साथ साथ आपका जो मिक्सिंग बेसिन होता है हमारा, तो मिक्सिंग बेसिन में भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। मिक्सिंग बेसिन में हम लोग इसको एलोन यूज करते हैं, या कभी कभी हम लोग को एक्टिवेटेड कार्बन को एलम के साथ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एलम के साथ यूज करते हैं। तो आपका एलम के साथ यूज करेंगे तो इसको हम लोग नोजल से यूज करते हैं, और हम लोग इसको केमिकल फीड मिक्सिंग मशीन में क्या करते हैं हम लोग इसको डाल देते हैं, क्लियर है ना, जिससे हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट हमारा मे बी अप्लाइड,
just ahead of filtrations may be applied, just ahead of filters, just ahead of, बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना, जस्ट अहेड ऑफ। चलिए, ये आपका क्या है, हमारा यूजेज है। साथ साथ इसका क्या है, कलर रिमूविंग प्रॉपर्टीज हमारा है, क्या हमारा कलर रिमूविंग प्रॉपर्टीज होता है हमारा इसका। नेक्स्ट आपका ये बताया था हमने कि स्लज जो फॉर्म करता है उसको प्रिवेंट करने में और रिटार्ड करने में भी यूज होता है सेटलिंग केसेस में, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इफेक्टिव preventing or retarding the decomposition of sludge in settling basin, in settling। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये टेस्ट रिमूव करता है, ऑर्डर रिमूव करता है, और एक्सेस क्लोरीन को एज ए डीक्लोरिनेटिंग एजेंट्स भी यूज करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को भी, एक्सेस हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करता है, फेनॉल्स को भी रिमूव करता है। तो वी कैन से दैट also useful in removing tests and orders due to excess क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड रॉटन स्मेल देता है हमारा, और फेनोल्स, बेंजीन पे OH लगा रहेगा। साथ साथ क्लोरीन डिमांड को भी घटाता है हमारा। ऑल्सो रिड्यूसेस द क्लोरीन डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर, क्लोरीन डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर। नेक्स्ट हमारा है एब्जॉर्ब्स ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, ऑर्गेनिक मैटर को भी एब्जॉर्ब करता है ये हमारा। ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्ब लिख रहे हैं तो सरफेस पे, कहाँ, सरफेस पे, ध्यान रखिए, क्लियर है ना। तो एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है हमारा, एक्टिवेटेड कार्बन हमारा, इसको हम लोग एज ए फिल्टर मीडिया भी यूज करते हैं, फिल्टर मीडिया भी यूज करते हैं, एज ए फिल्टर मीडिया, और एज फाइन पाउडर फीड भी यूज करते हैं, एज ए फाइन पाउडर फीड भी यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। दैट हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी अप्लाइड टू द, activated carbon can be applied to water treatment in two ways। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो फिल्ट्रेशन करते हैं उसमें आप जो फिल्टर सैंड्स के जगह पे आप एक्टिवेटेड कार्बन को यूज कर सकते हैं, लेकिन वही प्रेशर फिल्टर्स में जो टैंक का इंटीरियर होगा, अगर आप फिल्टर यूज करते हैं एक्टिवेटेड कार्बन, तो उसको आपको प्रोटेक्टिव करना होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन। ध्यान रखिएगा, वी कैन यूज एक्टिवेटेड कार्बन filter media instead of general filter, instead of sand filter, but in pressure filter, the tank interior should be coated against electrolytic corrosion, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्लियर है ना। यही सब आपसे पूछ सकता है क्या, ध्यान रखिए। जो आपका एक्टिवेटेड कार्बन, जो भी मैं यहाँ बताऊंगा, 10-12 क्वेश्चंस जो भी हम लोग पार्ट 1 में करेंगे,
पे कंसेप्चुअल बैकग्राउंड बताऊंगा, और कंसेप्चुअल बैकग्राउंड अगर आप अच्छे से नोट करेंगे, उसके नोट्स मेकिंग करेंगे या इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे आप वहां उस क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आई मीन लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, तो हम क्या देख रहे हैं, एक्टिवेटेड कार्बन या एक्टिवेटेड कार्बन का अगर एक्टिवेटेड, ध्यान रखिएगा, अगर एक्टिवेटेड कार्बन का लिमिट ऑफ एडजॉर्प्शन, अगर एक्टिवेटेड कार्बन का लिमिट ऑफ एडजॉर्प्शन अगर खत्म हो जाएगा तो आपको कार्बन को रिजुविनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिजुविनेट करना पड़ता है। जैसे जियोलाइट प्रोसेस में करते, जैसे हम लोग उसमें करते हैं, हार्डनेस रिमूवल में करते हैं हम लोग, ठीक है ना, रिजुविनेशन ऑफ carbon if the limit of adsorption power of carbon adsorption power of carbon। अब कैसे करेंगे हम लोग इसको रिजुविनेशन? हम क्या करते हैं, स्टीम से पास कराते हैं उसी कार्बन को, एक्टिवेटेड कार्बन को, और ये जो थ्रो स्टीम पाइप्स होगा हमारा, तो स्टीम पाइप्स होगा हमारा जो हम लोग ग्रेवल में प्लेस करते हैं, प्लेस्ड इन ग्रेवल से क्या होता है, कार्बन रिजुविनेट हो जाता है। क्लियर है ना? और ध्यान रखिएगा, जब भी एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं तो एक्टिवेटेड कार्बन का डोज जो होगा हमारा, वो कंट्रोल कौन करता है? वो कंट्रोल करता है हमारा, एक्टिवेटेड कार्बन का डोज कंट्रोल करता है हमारा थ्रेशोल्ड, ऐसे लिखो, इज कंट्रोल्ड बाय थ्रेशोल्ड ऑर्डर टेस्ट। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं इसका अब आंसर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। तो इट मिनिमाइजेज द क्लोरीन, इट मिनिमाइजेज द क्लोरीन डिमांड, करेक्ट है हमारा। इट एक्सलरेट्स द कोगुलेशंस, ये भी करेक्ट है हमारा। यहाँ इज और नॉट एमंग है हमारा। इट ओवरडोज इज हार्मफुल, ऐसा कुछ नहीं। आंसर क्या होगा हमारा? चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन बोलता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is or are not among the major limitations of the sprinkler irrigation। तो फर्स्ट क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग winds disturbs the sprinkling। सेकेंड है, इट रिक्वायर्स हेवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मिनिमाइजेज द इरोजन ऑफ द सोइल। सबसे पहले पढ़ते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है। तो आपका जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है हमारा, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ठीक है ना। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन से द फॉर्म ऑफ स्प्रे। तो बेसिकली ये क्या है, अप्लाइंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। क्या हमारा, अप्लाइंग वाटर, अप्लाइंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ, द फॉर्म ऑफ। अब देखिए ध्यान से कि आपका जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है ये कब यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं कब, जब आपका सरफेस इरिगेशन मेथड्स हमारा क्या है, इफेक्टिव नहीं है। कब यूज होगा हमारा सरफेस इरिगेशन मेथड, जब इफेक्टिव नहीं होगा।
इवन आपका लैंड आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं ड्यू टू लैंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर सरफेस इरिगेशन, हाँ यूज नहीं होगा जब आपका लैंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर सरफेस इरिगेशन, प्रिपेयर्ड फॉर सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्लोप्स क्या है हमारा, एक्सेसिव है, स्लोप्स क्या है हमारा एक्सेसिव है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्लोप्स क्या है हमारा एक्सेसिव है। उसके बाद टोपोग्राफी क्या है हमारा, इरेगुलर है, टोपोग्राफी क्या है हमारा, इरेगुलर है। टोपोग्राफी जो है हमारा, ये क्या, टोपोग्राफी क्या है हमारा, इरेगुलर है, ठीक है ना। टोपोग्राफी क्या है हमारा, इरेगुलर है। अब देखिए ध्यान से, टोपोग्राफी इज इरेगुलर, ठीक है ना। सॉइल हमारा क्या है, इरोजिव है। सॉइल कैसा है हमारा, सॉइल हमारा इरोजिव है। ये सब जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। इवन आपका सॉइल एक्सेसिव परमिएबल और इम्परमिएबल है तो वहां भी यूज होता है। सॉइल इज एक्सेसिवली परमिएबल और इम्परमिएबल, एक्सेसिवली परमिएबल और इम्परमिएबल, एक्सेसिवली परमिएबल और इम्परमिएबल, यहाँ भी यूज होता है हमारा, क्लियर है ना। और आपका डेप्थ ऑफ सॉइल हमारा शैलो है, डेप्थ ऑफ सॉइल हमारा शैलो ओवर ग्राउंड, शैलो ओवर ग्राउंड। डेप्थ ऑफ सॉइल हमारा शैलो है हमारा ग्राउंड पे और सैंड पे, और सैंड पे। अब देखिए ध्यान से कि अगर आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन हमारा जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन कितने टाइप्स का होता है हमारा, 3 टाइप्स का होता है। एक क्या होता है हमारा, फर्स्ट जो होता है हमारा वो होता है हमारा परमानेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम होता है हमारा, परमानेंट सिस्टम। सेकेंड जो होता है हमारा सेमी परमानेंट सिस्टम, सेमी परमानेंट सिस्टम होता है हमारा। और थर्ड हमारा जो होता है वो पोर्टेबल होता है हमारा, पोर्टेबल सिस्टम। क्लियर है ना, क्या होता है हमारा पोर्टेबल सिस्टम, ठीक है ना। तो परमानेंट सिस्टम में क्या होता है हमारा, परमानेंट सिस्टम में इंटरफेरेंस नहीं होता है टीलेज ऑपरेशन। दैट मीन्स यहाँ आपका परमानेंट सिस्टम में इंटरफेरेंस नहीं होता है टीलेज ऑपरेशन। और सेमी परमानेंट में क्या होता है, जो मेन लाइंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आपका बरी कर देते हैं कहाँ, ग्राउंड के अंदर। और जो पोर्टेबल होता है, लैटरल्स जो होता है हमारा वो पोर्टेबल होता है, लैटरल्स क्या होता है हमारा, पोर्टेबल होता है। और पोर्टेबल सिस्टम में आपका क्या होता है हमारा, लैटरल्स और आपका मेन लाइंस दोनों क्या होता है हमारा, पोर्टेबल होता है, दोनों क्या होता है हमारा, पोर्टेबल होता है। तो हम देख लिए हमारा परमानेंट सिस्टम क्या होता है, सेमी परमानेंट सिस्टम क्या होता है, पोर्टेबल सिस्टम। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यहाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, क्या पूछेगा आपसे, पूछेगा कि आप स्प्रिंकलर इरिगेशन में कौन सा पंप यूज, फर्स्ट में बोलिएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, टर्बाइन या हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, टर्बाइन यूज करते हैं या आप हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज, क्लियर है ना। क्या यूज करते हैं, टर्बाइन यूज करते हैं या आप हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज है ना। तो आपका एडवांटेज क्या क्या होगा हमारा, एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज यही है कि आप इरोजन कंट्रोल कर सकते, इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड, इरोजन कंट्रोल्ड कर सकते। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि आप यहाँ यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर पॉसिबल है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर पॉसिबल है। साथ साथ इरिगेशन हमारा क्या है, बेटर कंट्रोल होता है, इरिगेशन क्या होता है हमारा, बेटर कंट्रोल होता है। और नेक्स्ट क्या हमारा जो लाइट इरिगेशन यहाँ पॉसिबल है, जैसे सीडलिंग में यूज होता है और प्लांट जिसमें पानी कम चाहिए यंग है, लाइट लाइट इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है तो हम यूज करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन इज बेटर कंट्रोल्ड, इरिगेशन इज बेटर कंट्रोल्ड। और आपका जो आपका लाइट इरिगेशन इज पॉसिबल फॉर सीडलिंग एंड प्लांट्स, सीडलिंग एंड प्लांट्स।
possible for seedling and plants which are young are। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा कि यहाँ आपको सबसे पहले लैंड प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं, लैंड प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लैंड प्रिपरेशन। और आपका यहाँ लेबर कॉस्ट, जब लैंड प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा। इवन आपका आप क्रॉपिंग ज़्यादा लैंड्स पे कीजिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ बॉर्डर्स आप प्रोवाइड नहीं करते हैं, डीचेज आप प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो मोर लैंड इज अवेलेबल फॉर क्रॉपिंग, मोर लैंड इज अवेलेबल फॉर क्रॉपिंग। क्यों? क्योंकि आप यहाँ बॉर्डर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, डीचेज डीचेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है ना। और आपका मेन है सरफेस रन ऑफ एलिमिनेट हो जाता है, इवेपोरेशन लॉस भी नहीं होता है, डायरेक्ट इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस तो हो सकता है ना, हम इवेपोरेशन लॉस, ठीक है ना। अब आता है हमारा क्या कि अब ऑब्वियस सी बात है आपका कि आपका एक और है एडवांटेज कि आपका फ्रॉस्ट एक्शन से क्रॉप डैमेज हमारा रिड्यूस, क्रॉप डैमेज फ्रॉम फ्रॉस्ट कैन बी रिड्यूस, कैन बी। नेक्स्ट क्या बोलता है, जो स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ इरिगेशन से हमारा उसको हम लोग एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ इरिगेशन irrigations water can be used efficient, can be used। नेक्स्ट क्या हमारा, टाइम और अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम एंड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपका ऑब्वियसली से बात है कि आपको यहाँ पता है कितना फर्टिलाइजर्स देना है, कितना नहीं देना है। ऐसा तो नहीं है क्योंकि यहाँ स्प्रिंकलर और फर्टिलाइजर्स देना साइमल्टेनियसली हो सकता है हमारा। और दूसरी बात, एक तरह से ये स्टैंड बाई ड्रेनेज पंपिंग प्लांट, इट एक्ट्स एज स्टैंड बाई ड्रेनेज पंपिंग, ड्रेनेज पंपिंग। अब क्या है हमारा, इसका लिमिटेशंस क्या है, का लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन सबसे पहले ये है कि भैया जो वाटर होता है हमारा वो आपका स्प्रिंकलिंग पैटर्न को डिस्टॉर्ट कर सकता है, वाटर में डिस्टॉर्ट स्प्रिंकलिंग पैटर्न पैटर्न। सेकेंड क्या है हमारा, यहाँ एक कांस्टेंट वाटर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, अगर वैरी करेगा वाटर सप्लाई तो आप यहाँ नहीं पाएगा, पंपिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा। कांस्टेंट वाटर सप्लाई इज नीडेड, कांस्टेंट वाटर सप्लाई इज। नेक्स्ट आपका यहाँ क्या है कि जो वाटर आपका होगा दैट मस्ट बी क्लीन, दैट मस्ट बी क्लीन और फ्री फ्रॉम एंड क्लियर है ना। में नेक्स्ट क्या हमारा, अगर डॉटेड वाटर होगा तो उसको क्लॉग कर देगा हमारा। और दूसरी बात, यहाँ पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, पावर रिक्वायरमेंट इज हाई, पावर रिक्वायरमेंट इज। और हेवी सॉइल रहेगा हमारा, ठीक है ना, और उसका पुअर इनटेक होगा तो वहाँ इरिगेशन नहीं कर सकते ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। हेवी सॉइल विथ पुअर इनटेक कैन नॉट बी इरिगेटेड, क्योंकि वहाँ आपका अमाउंट ऑफ वाटर भी ज़्यादा ज़्यादा चाहिए सबसे पहले, है ना।
अब देखिए ध्यान से, अब हम का आंसर देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंड डिस्टर्ब्स द स्प्रिंकलिंग, इट रिक्वायर्स हेवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इट मिनिमाइजेज द इरोजन ऑफ द सॉइल, भी सही है, इरोजन ऑफ द सॉइल को मिनिमाइज करता है, क्या ये सही है? इट मिनिमाइजेज द इरिगेशन ऑफ द सॉइल, क्या ये सही है हमारा? इट मिनिमाइजेज, ध्यान रखिए, सोचिए थोड़ा सा, इट मिनिमाइजेज द इरिगेशन ऑफ द सॉइल, सोचिए इस पे आप। इस ये पाइप्स अंदर रहता है वाटर से, तो ऑब्वियसली सी बात है आपका मिनिमाइज करेगा इरोजन ऑफ, बरीड रहता है। और स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होता है हमारा, वो स्प्रिंकलिंग डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट एमंग द मेजर लिमिटेशंस, मैं लिमिटेशंस की बात कर रहा हूँ। इट मिनिमाइजेज द इरोजन ऑफ द सॉइल, मेजर पूछ रहा है, ध्यान रखिए, मिनिमाइजेज द इरोजन ऑफ द सॉइल, रिक्वायर्स हेवी इन, हमारा क्या है, एक तरह से क्या हमारा लिमिटेशन है। और स्ट्रॉन्ग विंड्स डिस्टर्ब द स्प्रिंकलिंग, ये मेजर लिमिटेशंस। स्ट्रॉन्ग, ये तो हमारा एडवांटेजियस है कि स्ट्रॉन्ग विंड को डिस्टर्ब नहीं कर पाता, तो बरीड अंडर द ग्राउंड रहता है हम। तो आपका ये एक तरह से क्या है, ये हमारा एक तरह से क्या है, एडवांटेजियस कंडीशन। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा आंसर है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये जो हमारा है, ये हमारा कंपेरेटिवली लो होता है, क्योंकि आपका ओवरलैंड फ्लो क्या होता है हमारा, कम होता है। ओवरलैंड फ्लो क्या होता है हमारा, कम होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा कंपेरेटिवली लो क्यों होगा, कि यहाँ यहाँ सरफेस रन ऑफ क्या होता है, ओवरलैंड फ्लो क्या होता है हमारा, घट जाता है। क्या होता है हमारा रन ऑफ, क्या होगा हमारा ओवरलैंड फ्लो, क्या होगा हमारा, घट जाएगा। ओवरलैंड फ्लो क्या होगा हमारा, घट जाएगा। जब ओवरलैंड फ्लो घटेगा तो इरोजन ऑफ द सॉइल भी क्या होगा हमारा, होगा, लेकिन कंपेरेटिवली कम होगा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, रिस्पेक्ट टू। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट among the type of signals classified on the basis of their function। ध्यान रखिएगा, फंक्शन के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई जो करते हैं, वो आपका कौन कौन सा रहता है। वो आपका स्टॉप सिग्नल्स रहेगा। स्टॉप सिग्नल्स बहुत पुराने ज़माने में यूज करते थे, जिसको बोलते हैं सीमा फोर टाइप सिग्नल, फोर टाइप, है ना। सेकेंड हमारा क्या रहता है, वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल्स को हम लोग परमिशन और कॉशन सिग्नल, परमिशन और कॉशन सिग्नल, परमिशन और कॉशन सिग्नल, परमिशन और कॉशन सिग्नल, क्या बोलते हैं, परमिशन और कॉशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्क और ग्राउंड सिग्नल्स, कहीं कहीं संटिंग सिग्नल से बोलते हैं उसको, उसको दो तरह का होता है। और नेक्स्ट क्या है, कलर्ड सिग्नल, दोनों को हम लोग एक साथ बोल सकते हैं सिग्नल, क्या बोलते हैं। अब आपका जो स्टॉप सिग्नल होता है, चलिए स्टॉप सिग्नल जो होता है हमारा, स्टॉप सिग्नल्स हमारा एक तरह से जब इसको हम लोग फेल सेफ मैकेनिज्म से क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फेल सेफ मैकेनिज्म, ऑल्सो नोन एज फेल सेफ मैकेनिज्म, ऑल्सो नोन एज फेल सेफ मैकेनिज्म। क्यों बोलते हैं हम लोग, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका अगर ये फेलियर करता है कोई भी इक्विपमेंट, तो ये स्टॉप पोजीशन में क्या होता है हमारा, स्टॉप पोजीशन, क्या होता है, स्टॉप पोजीशन।
एक्चुअली क्या हुआ था कि एक इंजीनियर थे लंदन रेलवे में 1841 में, उन्होंने सीके ग्रेगोय बोलते हैं, सीके ग्रेगोय बोलते हैं, उन्होंने स्टॉप सिग्नल्स के बारे में प्रोड्यूस किया। तो फेलियर ऑफ द कोई इक्विपमेंट्स फेल करेगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप सिग्नल्स। नेक्स्ट क्या हमारा, शंटिंग सिग्नल्स। क्या हमारा, शंटिंग सिग्नल। तो शंटिंग सिग्नल्स जो होता है हमारा, इसको हम लोग ड्वार्फ सिग्नल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक तरह से ड्वार्फ सिग्नल्स भी बोलते हैं। और ये बेसिकली यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, यूज फॉर रेगुलेटिंग द शंटिंग ऑफ व्हीकल्स। तो स्टेशन यार्ड्स में होता है हमारा, व्हीकल्स इन स्टेशन यार्ड्स, है ना। वार्नर सिग्नल्स जो होता है हमारा, वार्नर सिग्नल्स हमारा, ये सिमिलर टू सीमाफोर होता है। अभी एक वीडियो से समझाएंगे हम। लेकिन सीमाफोर के अलावा इसमें क्या होता है हमारा, आपका एक ऐसा वी नॉच होता है हमारा। क्या होता है हमारा, ये वाइट बैंड रहता है हमारा एक, आपको वीडियो से। और ये क्या हमारा, वी नॉच लगा रहा है, जो सेमाफोर में नहीं होता है। वार्नर सिग्नल्स में क्या होता है, सबसे बड़ी खासियत है वार्नर सिग्नल की, ये आपका सिमिलर टू सीमाफोर सिग्नल्स होता है हमारा, लेकिन यहाँ वी नॉच नहीं होता है ना। अब आपका एडवांस स्टार्टर सिग्नल। एडवांस स्टार्टर सिग्नल से इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, द बेस ऑफ देयर लोकेशन। और ध्यान रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन होगा तो बस एक क्या है हमारा, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। क्या हमारा, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। क्लियर है ना। तो क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस, वो देखिए क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। क्या क्या होता है हमारा, पहला तो हमारा क्या है, पहला है हमारा आउटर सिग्नल। आप लेआउट, एक मैं लेआउट से समझा रहा हूँ आपको का बात। नेक्स्ट क्या है हमारा, आउटर सिग्नल्स हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टार्टर सिग्नल। क्या हमारा, स्टार्टर सिग्नल। क्या है हमारा, होम सिग्नल। और आपका एक क्या है, एडवांस एडवांस स्टार्टर सिग्नल। क्या हमारा, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। जो एडवांस स्टार्टर सिग्नल है हमारा, एडवांस स्टार्टर सिग्नल जो है हमारा, ये क्या करता है हमारा, ये लास्ट स्टॉप सिग्नल है हमारा। जो डिपार्चर ऑफ ट्रेन फ्रॉम ए स्टेशन जब होता है, तो ये लास्ट स्टॉप सिग्नल, लास्ट स्टॉप प्रोवाइडेड फॉर द डिपार्चर फ्रॉम ए स्टेशन। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, देखिए हम वीडियो से दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा सीमाफोर है, ये क्या हमारा, सीमाफोर सिग्नल। है ना, यही हमारा क्या है, सीमाफोर सिग्नल। अब ये अगर गिर जाएगा तो ट्रेन को रुकना है हमारा। देखिए मैं आगे वीडियो से बताऊं। ये देखिए, ये सीमाफोर है ना। ये ओल्डर डे में यूज करते हैं, कहीं कहीं गांव वाँव में अभी भी इसको देखा जाता है। सिग्नल्स आ चुका है स्टॉप का, मतलब ग्रीन, मतलब ट्रेन को जाने के लिए है। सभी लोग जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
यहाँ यहाँ ग्रीन सिग्नल, जैसे यही हमारा सीमा। अगर ये गिरा हुआ होगा नीचे तो आप ट्रेन को रुकना है। ये हम लोग एग्जैक्ट से गिराते हैं नीचे। नेक्स्ट वीडियो से देखिए आप, ये सिग्नल्स हमारा ये परमिसिव सिग्नल में। देखिए ये वी नॉच है ना, यही हमारा वी नॉच है। तो यहाँ डिस्टेंट में काली पट्टी होती है और वार्नर में उजली पट्टी।
ये क्लासिफिकेशंस देखो, इनर डिस्टेंट में यहाँ सिंगल अगर रहता तो आगे रेड रहता, ये डबल है इसलिए आगे येलो है। स्पीड स्लो कीजिए। अब अटेंशन, सावधान हो जाइए। मेन लाइन पे इस तरह से हमने वार्नर सिग्नल। अब ये देखिए, हमारा ये हमारा आउटर सिग्नल्स है, यही वार्नर सिग्नल है, डिस्टेंस है, होम सिग्नल जो हमने बताया अभी। और यहाँ एडवांस स्टार्टर है, स्टार्टिंग सिग्नल है, और ये हमारा यही एडवांस स्टार्टर डाउन में, और यहाँ एडवांस स्टार्टर अप में। एडवांस स्टार्टर क्या बोला है? लास्ट स्टॉप सिग्नल है हमारा, जो डिपार्चर ऑफ ट्रेन प्रोवाइड करते हैं। अब है एज रिकमेंडेड इन आई एस कोड फोर, एज रिकमेंडेड इन आई एस कोड 456 2000, match the correct flowing according to the recommended slumps for various concrete works and slabs. तो ये तो आई एस कोड का डाटा है हमारा। तो आपका पेमेंट्स के लिए क्या होता है? हमारा पेमेंट्स के लिए आपका 50 होता है, अनरिनफोर्स फुटिंग्स के लिए हमारा क्या होता है? 75 होता है, रिनफोर्स फाउंडेशंस के लिए 100 होता है, और आपका कॉलम्स के लिए 125 होता है। तो आपका ये हमारा आई एस कोड डाटा से पेमेंट्स के लिए हमारा ये वेरी लो है। अभी वेरी लो में क्या बोलता है हमारा, क्या बोलता है, क्या बोलता है? देखिए, वेरी लो में क्या बोलता है हमारा, आपको वेरी लो में ध्यान रखना है कि वेरी लो कैटेगरी ऑफ वर्केबिलिटी, यहाँ आपको वेरी लो में स्ट्रिक्ट कंट्रोल आपकी रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? स्ट्रिक्ट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आप पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, वहाँ आपका वर्केबिलिटी जो मेजर करते हैं कंपैक्टिंग फैक्टर से, वो आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा एज कंपेयर टू स्लम, है ना? तो जस्ट रेफर टू आई एस कोड 1199, और वहाँ कंपैक्टिंग फैक्टर हम लोग लेंगे 0.7। कंपैक्टिंग फैक्टर क्या लेंगे? 0.7। सिमिलरली अगर वेरी हाई कैटेगरी होगा तो आपका वो वहाँ वर्केबिलिटी हमारा होगा फ्लो से एज कंपेयर टू द, तो वहाँ आई एस कोड 190, आई एस कोड 910 ये बोल रहा है कि वेरी लो वेरी हाई में, वेरी लो में आप कंपैक्टिंग फैक्टर लीजिए 0.5 टू 0.80, और आप वेरी हाई में क्या लीजिए? फ्लो वैल्यू, फ्लो मेथड। So which term is appropriate? Which term is appropriate for the branch of physical geography which deals with the origin distribution of water on the earth? क्या होता है हमारा? हाइड्रोलॉजी। ऑक्सीडेशंस पता है आपको? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है हमारा? से ब्रेकडाउन होता है हमारा कंपाउंड्स का विद द रिएक्शन विद वाटर।
Hydrophthia is a sixth. In which type of foundation the length is considerably greater than its length? राफ्ट फाउंडेशन हमारा क्या होता है? राफ्ट फाउंडेशन एक्चुअली से इंटायर एरिया कवर करता है। क्या एरिया कवर करता है? कवर्स इंटायर एरिया, ठीक है ना, इंटायर एरिया ऑफ, और मेनली वीक भी है, वीक स्टार्टर होता है वहाँ भी यूज करते हैं, एक मैट टाइप का हमारा, ठीक है ना। सो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है हमारा, ट्रांसमिटिंग द इंटायर स्ट्रक्चर लोड और लोड फ्रॉम सेवरल कॉलम्स। पाइल फाउंडेशन, हम पाइल यूज करते हैं, आपको पता है, रिलेटिवली स्मॉल डायर आता है, ड्राइव करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। फुटिंग्स हमारा एक तरह से क्या है? पार्ट ऑफ फाउंडेशन से हमारा जो सपोर्ट करता है हमारा, एक तरह से फाउंडेशन को प्रिवेंट करता है हमारा फेल होने से, जैसे, ठीक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फाउंडेशन है। और स्ट्रीप फाउंडेशन क्या होता है? हाँ, क्या होता है? विड्थ होता है, और ये वेरी वेरी ग्रेटर देन, क्या होगा हमारा? इज द algebraic sum of moments of forces on either side of the section of the loaded beam। रिटेनिंग वाल्स तो हमारा अर्थ प्रेशर से रिलेटेड है, कोई मतलब नहीं है। algebraic sum of all the moments of the forces on either side of the section of a loaded beam, ये हमारा बेंडिंग। शियर फोर्स हमारा होता है, ये भी शियर फोर्स भी algebraic सम होता है, लेकिन वो फोर्सेज का सम होता है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? एक तरह से हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो होता है हमारा, एक तरह से अगर आपका ये पी है, तो इलास्टिक लिमिट तक अगर हम जा रहे हैं, आपका एफ वाई है, और ये क्या है? इलास्टिक लिमिट। एक तरह से हमारा क्या हुआ? पार्शियल एरिया ऑफ ट्रेस डायग्राम, ट्रेस डायग्राम बोलेंगे, अप टू द स्ट्रेस एफ वाई एट द इलास्टिक लिमिट, है ना, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। अब ध्यान रखिएगा, एक तरह से जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है हम, ये क्या है हमारा? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस हम एक तरह से बोल सकते हैं लोड डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन एरिया का डायग्राम अप टू इलास्टिक लिमिट, और लोड डिफॉर्मेशन एरिया ऑफ लोड डिफॉर्मेशन ऑफ इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलेंगे हम लोग? पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे। देखिए, पर यूनिट वॉल्यूम कैसे बोलेंगे हम लोग, ध्यान से। आपका मोमेंट ऑफ सॉरी, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिप्रेजेंट that can be absorbed, ना, that can be absorbed या प्रिवेंट, है ना। तो मोमेंट एक तरह से हमारा क्या एनर्जी एब्जॉर्ब किया, दैट कैन बी एब्जॉर्ब और प्रिवेंट, को एब्जॉर्ब को आने दो, दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम, विदाउट creating a permanent deformation, that means within elastic limit, that is within elastic limit। अब देखिएगा ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट, सॉरी, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, हमने क्या बोला? ये होता है एफ वाई स्क्वायर अपॉन ई। अब एफ वन, ये हम ना चाहेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू टू डेल्टा, या हम लोग क्या बोलते हैं? 1/2 इंटू ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 इंटू ट्रेस इंटू ट्रेस बाई ई, भी तो हमारा आता है। स्ट्रेन को हम क्या लिख दिए? डेल्टा एल अपॉन एफ वाई पी अपॉन ए। तो ये क्या आ गया? 1/2 इंटू पी अपॉन टू डेल्टा एल अपॉन एल।
P अपॉन ए एल टू डेल्टा एल। आपका ये जो है हमारा इलास्टिक लिमिट तक, यही डेल्टा एल है हमारा डिफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, 1/2 इंटू लोड इंटू फॉर्मेशन अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। So basically we can say that modulus of the resilience is the area of stress strain curve up to elastic limit and area of load deformation curve per unit volume up to elastic limit. Clear है ना? Assuming L is the load, L is the load in Newton and A is the cross sectional area, stress denoted by S. स्ट्रेस क्या होता है, लोड डिवाइड बाई, क्या आ गया हमारा। अब देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है आपका कि एक आपका क्या है, हमारा 8 mm थिक कॉपर शीट है। थिक कॉपर शीट मान लो, क्या हमारा कॉपर शीट। इसमें आप एक पंच कर रहे हैं। पंच जब भी करिएगा तो हर समय आपको सरकम एरिया लेना है। किसी चीज को पंच करोगे तो ये जो व्हाइट पोर्शन है गोल ब्लैक के बगल में, ये मैं इसको कलर से कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन कलर है ये पूरा बाहर निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। और यही अगर ड्रिल्ड होता हमारा, यही अगर हमारा ड्रिल्ड होता, इस केस में क्या लेते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शन। क्या लेते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शनल। अब देखिए ध्यान से, अब आपको शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो आपका पंच 16 × 1000 डिवाइड बाई एरिया, तो 2 पाई। अब आपका ये जो है हमारा, ये एक तरह से होगा हमारा, है ना। ये थिकनेस जो है, ये जो थिकनेस है हमारा 8 mm का भी थिकनेस क्या होगा हमारा, इसका भी थिकनेस क्या होगा हमारा, 8 mm ही होगा। 2 पाई आर, आर ये आपका कितना हो गया, न्यूटन हो गया। 2 पाई आर, आर हमारा कितना है, 9/2 सेंटीमीटर है। डिवाइड बाई 100 कर दिए, आया आपका मीटर आ गया, है ना। 2 पाई आर इन 8/, क्या है ना, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, पहले से करके रखा है। 16 × 1000, है ना, इंटू 1000 × 100 डिवाइड बाई 2 × 3.14, है ना। अब ये आपका कितना आ रहा है, आपका ये हमारा आ गया 707714.835 टन पर 1 2 3 4 5 7.8 m आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा, आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू सॉइल मैकेनिक्स विच टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट फुल्ली कॉन्सोलेटेड अंडर द एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर। समझिएगा, एक ग्राफ होता है, हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ, मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। मासी और ई के बीच में ये रिकम्प्रेशन कर्व होता है हमारा, और आपका ये ए होता है हमारा, और ये हमारा वर्जिन। इसके आगे का नहीं कुछ पता, और सब ग्राफ एक क्वेश्चन से। तो नॉर्मली कॉन्सोलेटेड सॉइल जो हुआ हमारा वो क्या हो गया, नॉर्मली कॉन्सोलेटेड सॉइल हमारा एक तरह से हुआ, हम बोलेंगे कि एग्जिस्टिंग अफेक्टिव स्ट्रेस जो मैक्सिमम है सॉइल अपने फील किया, एग्जिस्टिंग अफेक्टिव स्ट्रेस that the existing effective stress is the maximum that the soil has ever experienced in the soil, ever experienced in the stress। अब ध्यान रखिएगा,
अंडर कॉन्सोलिडेट क्या हुआ, जो सॉयल अभी जो स्ट्रेस है उसके कारण और कॉन्सोलिडेट होगा, मतलब अभी जो स्ट्रेस है अपने मैक्सिमम स्ट्रेस हिस्ट्री से ज़्यादा लग रहा है, इसलिए और कॉन्सोलिडेट होगा और वाटर उसके वाइड से बाहर होगा। प्री कॉन्सोलिडेशन क्या होता है हमारा, एक तरह से प्री कॉन्सोलिडेशन आपका मैक्सिमम स्ट्रेस, हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस, ये आपका प्री कॉन्सोलिडेशन, मतलब आपका ऑलरेडी सॉइल कंप्रेस्ड था, फिर आप नया घर बनाने स्टार्ट किए, उससे पहले जो स्ट्रेस हमारा है ट्रांजिशन, क्या हमारा सॉइल का प्री कॉन्सोलिडेटेड स्ट्रेस, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस है सॉइल अपने हिस्ट्री में, मतलब इस समय तक क्या है वो maximum value of its that the soil has ever experienced। जैसे एग्जांपल ले लो, आईआईटी जेई का तुम सबसे पहले एग्जांपल लो, गेट तुम फोर्थ ईयर में हो, या चलो अभी तो थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया है, थर्ड ईयर में आप हैं, थर्ड ईयर में आप गेट का एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरे हैं, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, तो आप क्या है कि वो प्रेशर फर्स्ट टाइम आप फील कर रहे हैं, आप क्या है एक तरह से बोलेंगे क्या कि आप एक तरह से आप प्री कॉन्सोलेटेड, फिर आप अगर फेल कर जाते हैं और फोर्थ ईयर में गेट फिर से दे, तो आपका जो उस समय प्रेशर होगा हमारा, वो हर समय क्या होगा हमारा, वो आपका पहले जो थर्ड ईयर में प्रेशर था वो प्रेशर से कम है, कि हम उस प्रेशर को, स्ट्रेस हिस्ट्री को, उस प्रेशर को हम पहले ही झेल चुके हैं, प्रेशर को हम पहले झेल चुके हैं, अंडर कॉन्सोलेटेड होंगे, है ना, अंडर कॉन्सोलेटेड होंगे, और वो एक तरह से हम क्या बोलेंगे, वो एक तरह से क्या बोलेंगे, एक तरह से हमारा क्या है वो प्री कॉन्सेप्ट, थर्ड ईयर में हम क्या थे नॉर्मली कॉन्सेप्ट, हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेस वो हम मैक्सिमम है, हम फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, वही फोर्थ ईयर में हम ऑलरेडी उस को फील कर चुके हैं, अब कॉन्सोलिडेट होने की हमें और करनी। ये होप समझ में आया होगा, थैंक यू। तो आई होप समझ में आया होगा कि ये कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड क्या है हमारा, और हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस, आपको कोई भी डाउट हुआ आप डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल्स पे आप नॉक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपके डाउट्स इंस्टेंटेनियसली इन डिटेल मैनर सॉल्व किए जाएं। वीडियोज को शेयर कीजिए एज मच दैट इट कैन रीच ईच दिस पेरेंट्स, so ever it, thank you।